नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानियां अंकित के साथ। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई गई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। चाहकर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब रुद्र प्रताप को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? रुद्र प्रताप ने जवाब देने के बजाय उससे सामने से सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम राजबीर है और मैं यहीं पास में ही रहता हूं। रुद्र प्रताप ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि ये एक भूतिया हवेली है और यहां कोई नहीं आ पाता है, इसीलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। राजबीर ने कहा, जी हां, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए, मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहां बहुत खतरा है। यह सुनकर रुद्र प्रताप खुश हो गया, जैसे उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। राजबीर ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। रुद्र प्रताप ने कहा, शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूं। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊं। इतना कहकर रुद्र प्रताप उस हवेली में चला गया। अंदर जाकर रुद्र प्रताप ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैग भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन रुद्र प्रताप ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। ये सब देखकर रुद्र प्रताप अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सवचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में रुद्र प्रताप की ओर तेजी से आने लगा। रुद्र प्रताप ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां रुद्र प्रताप खड़ा था। रुद्र प्रताप कुछ समझ पाता उतने में सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से टकराया और रुद्र प्रताप बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। रुद्र प्रताप ने चारों ओर सतर्कता से देखा और तेज आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। तभी एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। रुद्र प्रताप ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? तुम्हारी भूल के कारण। मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। लेकिन क्यों? आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि रुद्र प्रताप भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरे ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में उसने अपनी जेब में से सफेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद रुद्र प्रताप ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह रुद्र प्रताप को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख राजबीर को आश्चर्य हुआ। राजबीर ने रुद्र प्रताप से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? तो रुद्र प्रताप ने राजबीर को कल रात को घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब ये हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। ये उन दिनों की बात है जब राकेश पर फोटोग्राफर बनने का भूत सवार था। उसने अपने पापा से झगड़ा करके पैसे ले लिए और नया कैमरा खरीद लिया।
उस समय वो अपने आसपास दिखती हुई हर एक चीज और हर इंसान की फोटो खींचता रहता था और अपने आप को प्रोफेशनल फोटोग्राफर समझने लगा। लेकिन उसकी हालत तब खराब हुई जब उसके कैमरा में एक भयानक डराने वाला प्रेत कैद हुआ। पहले तो उसे लगा कि ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें उसे कुछ अजीब सी 2 आंखें दिख रही थी और वो आंखें गुस्से से उसके कैमरे के सामने देख रही थी। डर के कारण उसने वो फोटो को तुरंत ही डिलीट कर दिया और कैमरे को अलमारी में रख दिया। करीबन रात को 2 बजे के आसपास अलमारी में से धीरे धीरे कुछ आवाज आने लगी। वो बहुत ही डर गया और डरते डरते उसने अलमारी का दरवाजा खोला तो देखा कि कैमरा कवर में से बाहर आ गया था और कैमरे ने उसके सामने लेंस करके फोटो क्लिक कर दिया। ये एक बहुत ही डराने वाली घटना थी। वो तुरंत ही भाग के अपने रूम से बाहर निकल गया और घर के सारे लोगों को जगा दिया। ये पूरी घटना सुनने के बाद राकेश के पापा रूम में गए और कैमरा चेक करने लगे, लेकिन उसमें राकेश का कोई भी फोटो दिखाई नहीं दिया। उसके पापा ने यह देखकर उससे कहा कि ये सिर्फ तेरा भ्रम है। उसे भी लगा कि ये उसका भ्रम ही है। दूसरे दिन दोपहर में वो नदी के तट पे बैठ के कैमरे से फोटो खींच रहा था। बाद में फोटो खींच लेने के बाद कैमरे में फोटो देखने लगा। उसमें उसने देखा कि वो जो फोटो उसने डिलीट कर दिया था, वही भयानक फोटो उसकी मेमोरी में फिर से आ गया था। उसे देखकर वो बहुत ही डर गया और तुरंत ही उसी फोटो को फिर से डिलीट कर दिया। जब उसने बाकी के फोटो देखे तो उसके पैर थर थर कांपने लगे। आप सोच भी नहीं पाओगे कि उसमें क्या था। ये वही फोटो था जिसके बारे में उसने अपने पापा से बात की थी और उसी फोटो में उसके पीछे लाल रंग की आंखों वाला प्रेत खड़ा था। इस टाइम पे उसने वो फोटो डिलीट नहीं किया, लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे फोटो डिलीट कर दिए और तुरंत ही कैमरा लेके सीधा पापा को दिखाने के लिए गया। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि जब उसने पापा को कैमरे की मेमोरी दिखाई तो वह पूरी तरह से खाली थी। उस दिन उसके पापा उस पर काफी गुस्सा हुए और बोले, तुझे ये कैमरा पसंद नहीं है तो उसे फेंक दे या फिर बेच दे, लेकिन ऐसी बेवकूफ वाली बातें लेकर मेरे पास मत आ। दूसरे दिन रात को फिर से उसके साथ डर का आतंक शुरू हो गया। अब तो धीरे धीरे बंद अलमारी में से फोटो क्लिक की आवाज आने लगी। उसे पता था कि ये कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि वो परलौकिक घटनाओं को ना मानने वाला एक संपूर्ण नास्तिक मानस है। सुबह उसने हिम्मत करके कैमरा बाहर निकाला और फिर से मेमोरी देखने लगा। उसमें कोई भी भूत का फोटो नहीं था, लेकिन एक काली फ्रेम वाला फोटो मिला जिसमें लिखा था कि मुझको कैद करने की सजा, तुझे तेरी जान देनी पड़ेगी। ये फोटो देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। उसकी धड़कन एकदम से ही बढ़ गई। उसे ये भी पता था कि ये धमकी वाला फोटो अगर किसी को दिखाने के लिए भी जाऊंगा, उससे पहले मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। 45,000 में खरीदा हुआ कैमरा उसने 20,000 में बेच दिया। उसे नहीं पता था कि आखिर किस तरीके से वो भूत उसके कैमरे में कैद हो गया, लेकिन वो भूत यही समझ रहा होगा कि उसने उसे जानबूझ के कैमरे में कैद कर दिया। अब उसे फोटोग्राफी और कैमरे से डर लगने लगा कि कहीं वो कैमरे वाला भूत उसे मार तो नहीं देगा। ये कहानी उन 4 दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी की जिसके बाद उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर की रहने वाली नेहा शर्मा ने अपने दोस्तों राहुल, अशोक और विकास के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में नेहा सो गई। अचानक नेहा की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उसके तीनों दोस्त भी बस में नहीं थे। ये सब देखकर डर के मारे नेहा जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर नेहा ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक नेहा की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए विकास ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल में रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन उन सब ने साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने का नक्की किया।
करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक अशोक चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई औरत है। विकास और राहुल भी देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा था और बोले, तू पागल हो गया है, इस घने जंगल में कोई औरत कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वे सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए सबने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहां पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। नेहा का बैग तंबू के बाहर था, इसलिए वो लेने के लिए बाहर गई तो वहां पर उसे किसी की आवाज सुनाई दी। नेहा उस आवाज की ओर अपनी नजर घुमाती है तो उसे सामने से 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर नेहा डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी ये बात की, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। नेहा चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूं। वो सभी बाहर आके पहाड़ से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। नेहा देख रही है कि उनके हाथ, पैर और सर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथ की उंगली को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहां पे पहुंची कैसे। नेहा ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। नेहा और अशोक सबसे आगे थे और विकास और राहुल उनके पीछे दौड़ रहे थे। नेहा और अशोक होटल तक पहुंच गए, लेकिन राहुल और विकास का कुछ पता नहीं चल रहा था। उन्होंने होटल वालों से उनके बारे में सभी बातें की तो उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ शार्पित है। जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी जिंदा हैं। लेकिन उनके दोस्त राहुल और विकास कभी भी वापस लौट के नहीं आए। उन्होंने उन्हें ढूंढने की बहुत ही कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आत्मा, इस शब्द को लेकर अधिकतर लोगों के पास सिर्फ तर्क होते हैं, जिससे वो लोग आत्मा के होने का या ना होने का दावा करते हैं। पर इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आत्मा से रूबरू हो चुके हैं। ये कहानी ऐसी ही एक सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी विवेक दुबे की है। विवेक ठाणे में रहता है और एक कॉल सेंटर में टीम लीडर के तौर पर काम करता है। उसे अपने गांव उत्तर प्रदेश गए हुए लगभग 2.5 साल हो गए थे, इसलिए वो दिवाली पर छुट्टियां लेकर अपने गांव गया था। उत्तर प्रदेश के एक पूरी तरह देहाती इलाके में वो रहता है, जहां बिजली के खंभे तो हैं, मगर गांव में बिजली जाती रहती है। उसे बचपन से ही छत पर मच्छरदानी लगाकर सोने की आदत है, जो बड़े होने के बाद भी नहीं छूटी। उस रात भी वो छत पर अकेले ही सोया था। रात को उसकी नींद किसी अजीब सी आवाज से खुली, जो उसे घर से थोड़ी दूर घनी झाड़ियों वाली बस्ती से आती हुई महसूस हुई। वो मच्छरदानी खोल के बाहर निकला और छत की रेलिंग पर जाकर आसपास नजर घुमाई तो उसे पीपल के पेड़ के गोल गोल चक्कर लगाता हुआ एक साया नजर आया। उसने सोचा कि होगा कोई परेशान आदमी जो रात में घर में बाहर टहल रहा होगा। हमेशा की तरह बिजली नहीं थी, इसलिए चांद से आने वाली टिमटिमाती रोशनी में विवेक दूर से कुछ ठीक से देख नहीं पाया। उसने तो सिर्फ दिखने वाली आकृति के सहारे अंदाजा लगाया था। अपने मन में उठने वाले डर को खामोश करके विवेक अपनी मच्छरदानी में जाकर सो गया। पर कुछ ही मिनटों में उसकी नींद फिर से उसी अजीब आवाज से खुली, पर इस बार वो आवाज दूर से नहीं, कहीं नजदीक से आ रही थी। विवेक फिर से उठा और छत की रेलिंग के पास गया।
और उसे घर के आंगन में जो नजारा दिखा, उसे देखने के बाद विवेक के बदन में दौड़ रहा खून मानो भयरस बन गया। उसके कान ठंडे होकर सुन्न हो गए, क्योंकि वहां एक 6 फुट का लंबा डरावना साया खड़ा था, जो छत पर आने वाली सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। उसे देखकर विवेक नीचे बैठ गया, पर कुछ ही पलों में वो साया बाहर से ऊपर आने वाले छत के दरवाजे में खड़ा था। विवेक उसके आर पार देख सकता था। वो साया धीरे धीरे विवेक की तरफ बढ़ रहा था। विवेक ने जरा सभी समय न गवाते हुए हनुमान जी का जाप करना शुरू कर दिया। हनुमान जी का नाम लेते ही वो साया कुछ ही पलों में हवा में ही अंतर्ध्यान हो गया। वो क्या था, वहां किस प्रकार के इरादे से आया था, कुछ भी पता नहीं, पर विवेक के कहने अनुसार उस साए का कोई चेहरा नहीं था, बस एक अजीब आकार जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसा कुछ था। सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थीं। आकाश में बिजली चमक रही थी। राजेंद्र काका अपने घर से दूर अपने खेत में खाट पर सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में यह सब ज्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियों की आवाज भी काफी डरावनी लगती थी। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। राजेंद्र काका को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये भैंसें ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण ये भैंसें ऐसा कर रही होंगी। इसीलिए राजेंद्र काका ने खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले में राजेंद्र काका की नजर उनकी खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक औरत उनकी खाट पे बैठी है। ये देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो राजेंद्र काका बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। राजेंद्र काका ने तापने के साथ बैठे बैठे ही आवाज लगाई, कौन है? पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसीलिए काका अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। काका खड़े हो गए। राजेंद्र काका ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया वो समझो मर गया। काका ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि काका अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगे थे। काका का ये गुस्से वाला रूप देखकर वो औरत खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? काका ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जाओ, वरना ये लाठी से मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना बोलते ही राजेंद्र काका ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने आवाज उठाई, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है, ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। ये सुनकर काका का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ। उसकी आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी। काका सोचने लगे कि आखिर ये औरत है कौन? अगर मैं इस औरत को जानता हूं तो आखिर ये इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक, अरे ये तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथ में ही खेत में चारा काटने का काम करते थे। अब राजेंद्र काका को पूरी बात समझ में आ गई। ये ज्योति के बचपन की बात है। जब ज्योति 15 साल की थी तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वो डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। ये देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और ज्योति को उठा के अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ज्योति की मौत हो गई थी। राजेंद्र काका को ये सारी बातें याद आ गई और वे सीधा ज्योति के पास जाके रोने लगे। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे थे। वास्तव में वो ज्योति ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब ज्योति की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसीलिए बालक समझ के उसे दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरत थी। इसीलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है।
राजेंद्र काका ने तुरंत ही ज्योति को जहां दफनाया गया था वहां से उसे निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज तक भटक रही हूँ। मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में राजेंद्र काका ने ज्योति के शव का अंतिम संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। दोस्तों, आपको ये कहानियां कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।